बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। आज की जो कहानी है वो ऐसे एक फैब्रिक की है कि जिस फैब्रिक के लिए एक ऐसा इंडियन फैब्रिक जिसने दुनिया पे राज किया, और उसने सिर्फ दुनिया पे राज नहीं किया बल्कि वो इस मुकाम तक गया कि उस फैब्रिक के लिए पूरे दुनिया में स्मगलिंग स्टार्ट हो गई। तो आज की जो कहानी है वो है फैब्रिक चिंट्स। चिंट्स ये उसको यूरोपियन कंट्रीज में बोला जाता है। अगर भारत देश की बात करें तो भारत देश में उसको चीट करके ऐसे बुलाया जाता है। लेकिन ये फैब्रिक की कहानी सुनने से पहले हम कुछ फैशन इंडस्ट्रीज जो है उसके कुछ हिस्ट्री और फैक्ट्स आज के ये जानेंगे। नंबर वन अगर हम देखते हैं तो फैशन इंडस्ट्री आज के जमाने में 10% रिस्पॉन्सिबल है इमिशन ऑफ CO2। देन उसके बाद में पॉल्यूशन, और ये सभी चीजों के लिए 10% जो भागीदारी है वो सिर्फ फैशन इंडस्ट्री से आती है। दूसरा जो ये अगर हम फैशन इंडस्ट्री को देखते हैं तो 2.3 ट्रिलियन US डॉलर इतना फैशन इंडस्ट्री का बिजनेस है। और दुनिया का जो नंबर 2 पे जो अमीर इंसान है वो भी फैशन इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए 93 मिलियन टन वेस्ट डेली सिर्फ फैशन इंडस्ट्री से पूरे दुनिया में तैयार होता है। और अगर हम ऐसा देखें कि कोई कंट्रीज ऐसा है जैसे कि चिले और केनिया, यहाँ पे लंबे लंबे डेजर्ट्स तैयार हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि नॉन यूज जो क्लोथ किसी ने भी यूज नहीं किए वहां पे वो डंप होते हैं। अगर हम देखा जाए तो आज के जमाने में एक ट्रेंड शुरू है यानी फास्ट फैशन ट्रेंड। पहले तो ऐसा होता था कि सीजन के हिसाब से यानी समर विंटर ऐसे 2 ही कलेक्शन आते थे। लेकिन अभी ज्यादा बिजनेस बढ़ाने के लिए हर एक महीने में एक कलेक्शन या हर 15 दिन के बाद एक कलेक्शन ऐसा लोग लेके आ रहे हैं जिसके वजह से वेस्ट और पोल्यूशन ये दोनों चीजें बढ़ रही। लेकिन अगर हिस्ट्री देखा जाए तो पूरे दुनिया में एक ही ऐसा देश था जो पूरे दुनिया का फैशन ट्रेंड सेट करता था और वो था भारत देश। ये फैब्रिक की बात करें तो ये फैब्रिक जो है वो यूरोप में इतना फेमस था कि इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज में दूसरा कौन से भी लोग प्रिफर नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनका जो लोकल मार्केट है वो धीरे धीरे ठप होने लगा। ऐसा जब यूरोपियन कंट्रीज को दिखा, फ्रांस इटली ऐसे लोगों ने इसका जो इंपोर्ट है भारत से उन्होंने बंद कर दिए। ये सब चीजें ब्रिटिश आने से पहले थी, लेकिन बंद करने के बाद में भी वो उनकी जो मांग थी वो उतनी ही थी। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज ने अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ पे तो पूरा हैंडलूम होता था, उन्होंने मशीन से वो तैयार करना शुरू किया। लेकिन मशीन से जो तैयार होता था कपड़ा वो भी उन लोगों को पसंद नहीं आया। तो अंत में उन्होंने ये फैब्रिक का जो है स्मगलिंग करना स्टार्ट किया। ये जो फैब्रिक है चिंट्स उसको ऐसा पॉलिश्ड कॉटन बोलते हैं जो सिर्फ भारत में ही तैयार होता था। लेकिन उसके बाद में भारत में आए ब्रिटिश। ब्रिटिश यही व्यापार करने के लिए आए थे। और दुनिया की तब सिचुएशन ऐसी थी कि ये फैब्रिक है या ये कॉटन के अलावा इसके बदले में लोग पूरी दुनिया हमें कुछ भी देने के लिए तैयार थी। सोना भी इसके सामने कुछ भी नहीं था। ब्रिटिश आने के बाद में उन्होंने सिस्टमैटिकली पूरा हमारा रॉ मटेरियल, हमारे कारीगर, हमारी कला, इस सब को धीरे धीरे करके खत्म किया, ताकि हम जब नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड थे तो धीरे धीरे उनको बंद करना था। और आज एक ऐसी सिचुएशन है हमारे यहाँ पे, ऐसा ट्रेंड है कि इवन दो हम जिस एरिया में रहते हैं वो गर्म एरिया है लेकिन फिर भी AC लगा के हमें गर्म कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। ये जो ट्रेंड है ये हमारे जनरेशन्स के बाद में ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पे सेट किया। हमने जो ट्रेंड पूरे दुनिया में सेट किया था वो सिर्फ ये नहीं था क्लोथिंग का, लेकिन वो सस्टेनेबल क्लोथिंग का था। वो इस तरीके से कि आज भी हमारे यहाँ पे एक रिवाज है, जो कपड़े हमारे पुराने होते हैं हमारी दादी जी नानी जी बोलती है कि उसको फेंको मत। हम उससे रजाई धुलाई, पैर पोछने के लिए ऐसे बहुत सारी चीजें बनाते हैं, बिकॉज हमारे हर एक रग में सस्टेनेबल चीज थी। ऐसे ही MCL करने वाली है। MCL सिर्फ क्लोथिंग नहीं, लेकिन हर एक एरिया जहाँ पे हम पहले से सस्टेनेबल थे और दुनिया को बताते थे